Good morning, students. Today we'll discuss functions and their graphs of chapter 2, and this is the lecture number 5. In this lecture, we'll find the name of few functions which are so popular in class 11th. Names of the functions are which you have to learn the name of the functions. First is the identity function. पहला जो फंक्शन है वो रहेगा आइडेंटिटी फंक्शन. साथ में मैंने लिखा हुआ है f:r2r. इट मीन्स व्हाट? f मीन्स फंक्शन, r2r मीन्स डोमेन टू कोडोमेन. डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है? रियल नंबर्स है. या तो रियल नंबर्स रहेंगे या रियल नंबर्स का सेट्स हमारे पास होगा. और इक्वेशन कौन सी रहेगी? fx इज इक्वल टू x लिखा हुआ होगा. fx का मीनिंग क्या है यहाँ पर? y इज इक्वल टू x. तो जहां इक्वेशन y इज इक्वल टू x लिखी हुई आती है तो उस इक्वेशन का नाम होगा आइडेंटिटी फंक्शन. और वो कैसा होगा फंक्शन? f इज फ्रॉम r टू r. तो डोमेन क्या हुआ? रियल नंबर्स. और रेंज भी क्या हो जाएगी? रियल नंबर्स. आपने क्या करना है? y इज इक्वल टू x. आपने 10th क्लास में ग्राफ बनाना सीखा हुआ है. आपने क्या करना है? एक टेबल बनानी है. उस टेबल में x की वैल्यू, इंडिपेंडेंट वैल्यू लेकर आप 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करेंगे, नेगेटिव में या पॉजिटिव में. उसके कॉरस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू निकालेंगे. जो आपकी टेबल में आपने 7-8 वैल्यूज ली उसको आप प्लॉट करेंगे. y इज इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट करेंगे. ऐसे जितने भी ग्राफ्स में आपको फंक्शन यहाँ बताऊंगी उनके सबके आप ग्राफ्स जो है प्लॉट करेंगे टेबल बनाकर. तो पहला ग्राफ क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू x. x अगर आप 1 लेंगे तो y भी क्या आ जाएगा? 1. x 2 लेंगे y भी क्या आ जाएगा? 2. x minus 1 लेंगे तो y भी क्या आ जाएगा? -1. लाइक दिस. Make the table and draw the graph. सेकेंड ग्राफ इज कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ. इस फंक्शन का भी मैंने क्या लिखा है? f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r. और यहाँ फंक्शन y इज इक्वल टू क्या लिखा है? c. एनी कांस्टेंट. c इज एनी कांस्टेंट. आपने 10th क्लास में y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट आपने ग्राफ प्लॉट करना सीखा हुआ है. क्या मतलब होता है y इज इक्वल टू कांस्टेंट? मींस आपने जब टेबल प्लॉट करेंगे x की अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या रहेगी? c. अगर आपने y इक्वल टू 2 लिया तो आपके पास y की हमेशा x के कॉरस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी हमेशा. तो x कोई भी पुट हो सकता है. तो डोमेन क्या हुआ हमारे पास? रियल नंबर्स. एनी रियल नंबर कैन बी पुट हियर टू गेट द टेबल, टू गेट द वैल्यू. और लेकिन निकल कर क्या आता है? y इज इक्वल टू c. ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, ऑलवेज कांस्टेंट ही आता है. और 2 लिखा है तो 2 ही आएगा बाहर निकल, क्योंकि x लिखा नहीं हुआ इसके अंदर. तो x इसको इम्पैक्ट नहीं करता है. तो y is equal to c. c you will get always when you are putting the value of c. So value of x. तो जब हमेशा y की वैल्यू c ही आ रही है तो रेंज क्या हुई हमारे पास? सिर्फ एक ही नंबर हुआ c. अगर y is equal to 2 है यहाँ पर तो 2 एलिमेंट इज देयर. आई हैव रिटन इन अ सेट फॉर्म. सेट की फॉर्म में लिखा हुआ मैंने. एक ही एलिमेंट आएगा उस सेट के अंदर रियल नंबर में से, जो कि क्या होगा? रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन. थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड में हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. पॉलिनोमियल क्या होता है? हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है. y is equal to fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square and so on up to an x to the power n, where n is non-negative integer and a0, a1 and a2 are all belongs to real numbers. मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया आपको, y is equal to x square. दूसरा एग्जांपल लिया y is equal to x cube. ये दोनों ही आपके उसमें बुक के अंदर ग्राफ की फॉर्म में दिए हुए हैं. ग्राफ बना हुआ है, आपने दोनों के ग्राफ बनाने हैं. ये y is equal to x square का ग्राफ आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है. जब आपने जीरोस और पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें पैराबोला की शेप आ रही है हमारे पास. वहाँ वो पैराबोला की शेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है. जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हो, यू आर गेटिंग द शेप पैराबोला. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आप x की वैल्यू इंडिपेंडेंटली पुट करेंगे और y की वैल्यू से कॉरस्पॉन्डिंग में निकाल के टेबल बनाएंगे. ऐसे ही y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की आप जो है टेबल बनाकर ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो आपके पास जो x की वैल्यू क्या क्या पुट हो रही है? you can put any real number and you are getting any real number in the case of range r to r. Third one will be rational function. rational function मतलब अगर फंक्शन किस तरह से लिखा हुआ है? x fx अपॉन में gx.
और आपको पता है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ मैंने पॉलिनोमियल gx लिखा है तो gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यू कांट डिवाइड बाय 0। और एग्जांपल क्या लिया हमने, y इज इक्वल टू 1/x। ये भी ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है, आप वहाँ चेक करेंगे और टेबल बनाकर इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ क्या ध्यान रखेंगे स्पेशली कि x की वैल्यू को आपने 0 नहीं पुट करना, एनी रियल नंबर यू कैन पुट बट यू विल नॉट पुट 0 बिकॉज एट 0 इट इज नॉट डिफाइंड, यू कांट डिवाइड बाय 0। तो हमारे पास डोमेन क्या हुआ, डोमेन वो होता है जो x की वैल्यूज होती हैं, तो x की वैल्यू में से मैंने 0 निकाल दिया तो रियल नंबर में से क्या निकल गया, 0 निकल गया। रियल नंबर माइनस एलिमेंट 0, देखो सेट की फॉर्म में लिख के मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, r माइनस एलिमेंट 0, दिस विल गिव यू डोमेन। एंड कुछ भी निकल कर आ सकता है यहाँ पर, तो ये आएगा हमारे पास रेंज इज ऑल रियल नंबर्स। तो फंक्शन लिखा भी ऐसे ही है, फंक्शन इज फ्रॉम व्हाट, r माइनस 0 एलिमेंट टू r। तो आप इस ग्राफ को भी प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू 1/x को। नेक्स्ट ग्राफ जो है हमारे पास वो रहेगा, अब जो 3 ग्राफ आगे फर्दर आप पढ़ेंगे उनके बारे में आपने अभी तक जो है 10th क्लास में नहीं स्टडी किया हुआ है, इसको ध्यान से आप लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज है ये। पहला फंक्शन हमारे पास जो दिया हुआ है दैट इज अ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर। मॉडुलस फंक्शन में रियल नंबर, यहाँ पर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। आपने मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा हुआ है, जब भी आप x की वैल्यू यहाँ पर कोई भी पुट करते हैं, जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं वो ऑलवेज क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब जब y हमारे पास निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर निकल कर आएगा। और x आप कौन सा पुट कर सकते हैं, यू कैन पुट एनी ऑफ x, एनी रियल नंबर। तो डोमेन क्या हुआ, एनी रियल नंबर। रेंज क्या आएगी, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा एब्सोल्यूट होने की वजह से, तो हमारे पास जो नंबर y निकल कर आएगा हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो उसको मैं r पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकती हूँ, या फिर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जब भी हम इन्फिनिटी लिखते हैं तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज का। और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे हमारे पास नंबर्स क्या आएंगे, रेंज के अंदर आ जाएंगे। दूसरा तरीका इसको समझने का क्या है, अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिखना चाहूँ मॉडुलस फंक्शन को, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि fx इज इक्वल टू x। ये हमेशा x होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो वो पॉजिटिव ही होती है, ऑलवेज गेट्स पॉजिटिव। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 पुट करूँ, 1 2 3 4 कुछ भी पुट करती हूँ तो y की वैल्यू हमेशा क्या आती है, x। अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाती है, बिकॉज व्हाट, माइनस ऑफ x। x ये पे अगर मैंने -2 पुट किया तो बाहर माइनस साइन है, माइनस इंटू -2 कम्स आउट टू पॉजिटिव। -3 पुट किया, -3 इंटू माइनस again +3, it means what, when you put negative numbers then you are again getting positive numbers because of the absolute sign. So when you split the function mod x, then you will write like this, x greater than equal to 0, y will be x, x less than 0, then y will be equal to माइनस ऑफ x। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको दो टेबल बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने दो पार्ट्स में रियल नंबर की लाइन को स्प्लिट किया हुआ है। जितने भी पॉजिटिव नंबर लूंगी मैं उसके लिए y इक्वल टू x इक्वेशन लूंगी, और जब मैं सेकेंड टेबल बनाऊंगी वहां पर नेगेटिव नंबर पुट करूंगी, जैसे -1 -2 -3 -4, और y की वैल्यू क्या लूंगी, y इज इक्वल टू -x। दोनों टेबल बनाकर ग्राफ को प्लॉट आपने एक ही ग्राफ में करना है, एक ही स्केल में करना है। तो आप दोनों टेबल बनाएंगे और दोनों टेबल्स को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और ग्राफ को मैच करेंगे। ग्राफ आपके पास दिया हुआ है बुक में, टेली दैट ग्राफ। नाउ नेक्स्ट वन इज द फंक्शन दैट इज नोन एज द सिग्नम फंक्शन। अभी सिग्नम फंक्शन कहाँ है हमारे पास, मैंने यहाँ से R टू R लिखा हुआ है, यानी कि मेरे पास जो फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज आएंगे वो रियल नंबर के सबसेट ही होंगे हमारे पास, तो इसलिए मैंने यहाँ R टू R लिखा हुआ है। जो डोमेन रेंज इस फंक्शन की बनेगी वो अलग से लिखी हुई है यहाँ साइड पर। अब फंक्शन क्या है देखेंगे जरा, fx इज इक्वल टू, अब देखिए हर फंक्शन की, पहले वाले फंक्शन की दो नेचर थी, एक रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, वो कि पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए क्या आएगा, नेगेटिव के लिए क्या आएगा। यहाँ पर एक रियल नंबर की जो लाइन है पूरी की पूरी नंबर लाइन जो होती है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जब तीन पार्ट्स में डिवाइड किया होता है ट्रिपल नेचर फंक्शन है ये। जब दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है जैसे पिछले उसमें था तो डबल नेचर फंक्शन था, अभी ट्रिपल नेचर है, यानी कि एक ही नंबर लाइन के ऊपर तीन तरह की y की वैल्यू वो दे रहा है। कहाँ कहाँ, अगर मैं x की 0 से बड़ी वैल्यूज देती हूँ तो y हमेशा 1 लेना है मुझे,
यानी कि अगर आप 1 है तो 1 आएगा, 1 अगर x की वैल्यू 2 ली तब भी 1 आएगा, x की वैल्यू 3 लेंगे तब भी 1 आएगा। तो एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप पहले वाले जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग टेबल बनेगी। सेकंड क्या कह रहा है, अगर x इक्वल टू 0 है तो आप 0 लेंगे वैल्यू, तो सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा सेकंड टेबल के अंदर। और थर्ड टेबल के अंदर क्या होगा, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं -1 -2 -3 -4 उन सब के लिए y की वैल्यू क्या रहेगी, -1 रहेगी। तो आप 3 टेबल बनाएंगे और तीनों टेबल्स को प्लॉट आप कहाँ करेंगे, एक ही ग्राफ के अंदर करेंगे, एक ही स्केल में करेंगे और आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा। उसके अंदर डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, क्योंकि आप x सारे ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0 भी लिया, 0 भी लिया और लेस देन 0 के सारे पॉइंट्स भी ले रहे हैं, तो सारे रियल नंबर्स पुट करना है तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। और यहाँ पर रेंज क्या रहेगी, y की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आती है वो क्या होती है, रेंज। तो y हमेशा क्या निकल रहा है, या 1 या 0 या -1, तो वो एक सेट आएगा इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, -1 0 और 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक बिग ब्रैकेट में x, इस तरह से लिखना है। ये जो ब्रैकेट साइन है वहां साइड में लिखा होता है दिस इज अ साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं करना है, जब भी ये हमारे पास साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए लगा हुआ आएगा तो साइड में लिखा हुआ जरूर आएगा, दिस साइन रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन। तो उसमें क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, देखेंगे जरा कैसा फंक्शन होता है ये फंक्शन के लिए आपको यहाँ इस टेबल को स्टडी करना पड़ेगा। जब भी मैं कोई भी पॉइंट यहाँ इसके अंदर लिखती हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा 1 तो वैल्यू आएगी 1, अगर मैंने लिखा 2 तो वैल्यू आ जाएगी 2, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकलेगी वो वैल्यू एज इट इज। ये जो इंटीजर लिखूंगी कोई भी तो वैल्यू मेरे पास एज इट इज इंटीजर ही आंसर निकल कर आ जाता है, y इज इक्वल टू सेम इंटीजर। लेकिन अगर मेरे पास वैल्यू बिटवीन द टू इंटीजर्स है तब मुझे क्या वैल्यू लेनी है, जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए एक एग्जांपल इजी सा लेते हैं, 0 और 1 के बीच में वैल्यू लिखी हुई है, तो मेरे पास अगर 0.1 0.2 0.3 0.4 कुछ भी लिखा हुआ है तो ये सारे की सारी वैल्यूज किन इंटीजर्स में लाई कर रही है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। और इसका छोटे वाला इंटीजर कौन सा है, 0, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 0 आएगा। अगर मैं कभी 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यूज लिखती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, 1.1 1.2 1.3 1.4 कुछ भी लिखती हूँ 1.9 तक, तो मेरे पास ऑलवेज वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1। जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन हटेगा और मैं 1.9 ब्रैकेट में लगाया हुआ है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली 1। अगर यहाँ पे 2.9 लिखा हुआ है तो 2, बिकॉज 2.9 इज लाइंग बिटवीन 2 and 3, तो मिनिमम 1 कौन सा है दोनों इंटीजर में से, 2। तो मिनिमम जो हमारे पास छोटे वाला जो इंटीजर है वो वैल्यू की तरह बाहर निकल आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ आप स्टडी करें ध्यान से, नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे ग्राफ्स में आपको डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसमें जो ग्राफ बनेगा वो स्टेप्स बनेंगे। वो स्टेप्स में कहीं ओपन हमारे पास जो है सर्कल्स भी लगे हुए होंगे और कुछ ग्राफ्स में आप देखोगे कि फील्ड सर्कल भी आएंगे, उसका मीनिंग में हम डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार ये टेबल बनाकर ग्राफ्स जो है बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जब मैं नेक्स्ट उसमें लेक्चर में ग्राफ्स समझाऊं तो आपको क्लियर हो जाए, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे अगर आपने पढ़ा हुआ होगा उसको। तो नाउ यू हैव टू जस्ट स्टडी और रीड द पेजेस ऑफ ओनली ग्राफ्स। जो आपके पास ग्राफ्स के पेजेस हैं, 2 पेजेस हैं हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, 2.3 से पहले हमारे पास 2-3 पेजेस हैं, वो आप स्टडी करेंगे और ग्राफ्स बनाने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू मेक ग्राफ्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नॉलेजेबल डे।